हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VK स्टडी में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन डज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर ओकर, मतलब कि पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये आप लोग को बताना है। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए, तभी ये आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एस्ट्रोनॉट कैन जंप हायर ऑन द मून प्लेन देन ऑन द अर्थ प्लेन बिकॉज, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं यानी कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, क्यों। क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है ही इज वेटलेस ऑन द मून, यानी कि वह चंद्रमा पे भारी होता है। दूसरा ऑप्शन है द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, यानी कि चंद्रमा पे कोई वातावरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लूनर सरफेस इज लेजर देन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत ही कम होती है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है अर्थ इज स्मॉलर देन द मून, मतलब चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप पहले इसको खुद से करने का कोशिश कीजिए, फिर हमारे आंसर से इसको वेरीफाई कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द लूनर सरफेस इज लेसर देन ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो मून पे ज़्यादा हाई जंप लगा सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के तुलना में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, a sudden drop in the reading of the air pressure gauge is an indication that the weather, मतलब बोला गया है कि वायुमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने के कारण वह किस मौसम को संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन है विल बी स्टेबल एंड कैल्म, यानी कि स्थिर तथा शांत होगा। दूसरा ऑप्शन है इट विल रेन, यानी कि वर्षा युक्त होगा। तीसरा ऑप्शन है विल बी कोल्ड, यानी कि ठंडा होगा। चौथा ऑप्शन है विल बी स्ट्रॉमी, यानी कि तूफानी होगा। तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विल बी स्ट्रॉमी, यानी कि तूफानी होगा। वायुमापी में गिरावट के कारण वह तूफान को संकेत करता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एनर्जी इन अ किड क्लॉक, मतलब चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर किसी ताले में चाबी लगाकर छोड़ दिया जाए तो वह चाबी कौन सा ऊर्जा में है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और कोई चीज़ गति में है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बीच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा काइनेटिक एनर्जी में नहीं है, गतिज ऊर्जा में नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मूविंग बुलेट, यानी कि चलता हुआ गोली। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि मूव कर रहा। मूविंग वाटर, ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि ये भी मूव कर रहा। मूविंग हैमर, चलता हुआ हथौड़ा, ये भी मूव कर रहा, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा। चौथा है ड्रोन बो, यानी कि खींचा हुआ धनुष, ये तो मूव नहीं कर रहा है, इसको खींच कर छोड़ दिया गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रोन बोव। ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, यानी कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिबल वेव इज,
मतलब अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होता है ऑडिबल रेंज। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, will remain unchanged when the quantity of the modality changes। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब किसी वस्तु का मात्रा बदल दे तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि क्या चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट फोर्स इज यूज टू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क। मतलब बोला गया है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है दूध से क्रीम निकालने में। तो ये आप लोग याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज सोनार मोस्टली यूज। मतलब कि सोनार का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, ये आप लोग को बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है बाय एस्ट्रोनॉट, मतलब कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बाय डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टरों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है इंजीनियर्स, इंजीनियरों द्वारा। चौथा ऑप्शन है आपके पास नेविगेटर्स, यानी कि नौसेनाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बाय नेविगेटर्स के द्वारा सोनार का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।